Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your book Moments, chapter 3, and the chapter name is Ishwaran the Storyteller. So let's start our video. So students, today we are going to read a very interesting, very amusing story by R.K. Lakshman. And I told you the chapter name is Ishwaran the Storyteller. So I'll show you the picture of the author. So this is the picture of R.K. Lakshman. His full name is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Lakshman. Okay, so this is the full name of R.K. Lakshman, and this is the picture as you can see in the slide. Now we will try to know about the author. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Lakshman was an Indian cartoonist, illustrator and humanist. रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण जो थे वो इंडियन कार्टूनिस्ट थे, इलस्ट्रेटर थे और ह्यूमरिस्ट थे. नाउ वी विल ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ कार्टूनिस्ट कि कार्टूनिस्ट होता क्या है. सो कार्टूनिस्ट मीनिंग इज एन आर्टिस्ट हु ड्रॉस कार्टून्स, जो कार्टून्स को ड्रॉ करते हैं. ठीक है. Illustrator means we can try to understand the meaning of illustrator. Illustrator means a person who draws or creates pictures for magazines, books and advertising agencies. Okay. Now the third meaning is humorist. अब ये humorist क्या होता है? We will try to know this meaning also. Humorist means we can understand comic writer or a funny person जो हमें हंसाए गुदगुदाए, एक ऐसा राइटर जो ह्यूमर, जिसे हम हंसी कहते हैं या जिसे हम प्योर हिंदी में हास्य कहते हैं, उसे क्रिएट करें, तो वो ह्यूमरिस्ट है. अब यहाँ पर इंडियन कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर और ह्यूमरिस्ट, ये तीन वर्ड्स इनके लिए यूज हुए हैं. कार्टूनिस्ट बेटा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली वी सी दीज टाइप ऑफ कार्टून्स इन Hindi and English newspapers both. And these kind of cartoons always try to comment on the recent topics or we can say current affairs. जो भी recent condition चल रही है, जो भी जो कहना चाहिए current issue है, जो हाल का मुद्दा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की साइड से हो या कोई लोगों की प्रॉब्लम हो या गवर्नमेंट की कोई, एक तरीके से कहना कि कमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर. तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो कार्टूनिस्ट उन्हें बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसे पर्सन्स को हम कार्टूनिस्ट बोलते हैं. और आप अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस टाइप ऑफ कार्टून्स, दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं एक ऐसा ही कॉलम मिल जाएगा जहां एक कार्टून या एक पिक्चर के थ्रू रीसेंट कंडीशन पर कमेंट करने की कोशिश की गई होगी. तो ये अपने कार्टून्स के लिए और अपने इलस्ट्रेशंस के लिए आर.के. लक्ष्मण बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस पिक्चर सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट आई वांट टू से, कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ. ठीक है. तो आप अगर ऐसा जिस टाइप की पिक्चर्स आप हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी. और ये आर.के. लक्ष्मण ने ही ये कार्टून क्रिएट किया था. ठीक है. तो मैंने वही गूगल से लेकर इसको ऐड किया है सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके. He was born on October 24, 1921 in Mysore, India. इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1921 मैसूर, इंडिया में, एट होम ऑफ अ हेडमास्टर. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनके फादर जो है वो हेडमास्टर थे. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 6 ब्रदर्स एंड ऑल्सो हैड 1 सिस्टर. यानी कि ये अपने 6 भाइयों में छोटे थे. ठीक है. और इनकी एक सिस्टर भी थी. द फेमस राइटर आर.के. नारायण वॉज हिज एल्डर ब्रदर. आर.के. नारायण बेटा बहुत पॉपुलर राइटर माने जाते हैं, इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर. तो उनके ये छोटे भाई थे और आर.के. नारायण इनसे बड़े थे. ठीक है. ही लव्ड टू ड्रॉ फ्रॉम अ यंग एज एंड वुड कवर द फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ हिज हाउस विद डूडल्स.
ठीक है। अब शुरुआत से इनका क्या जो इंटरेस्ट था वो हर चीजों को क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ बनाते रहने का जो है, चाहे वो फर्श हो उस पर भी जो बनाया वो बना दिया, घर की दीवारों पर बना दिया। डूडल्स का मतलब होता है अ रफ ड्राइंग मेड एब्सेंट माइंडेडली, कि जहां बच्चा जिसको जो मनाए उसको जो ड्राइंग समझ में आई, जैसे आप ये देख सकते हो कि जो समझ में आया, जो दिमाग में आया बस वो बना दिया। अक्सर जब आप लोग भी अपने छोटे भाई बहनों को ऑब्जर्व करते हो कि बस जिसको बच्चे को ड्राइंग बनाने की हैबिट होती है ना, वो वॉल्स पर कहाँ जहां उसको मिलेगा ना वो कुछ ना कुछ बना देगा। तो यही डूडल्स का मतलब है। He spent a lot of time observing the drawings and illustrations in the magazines and would try to copy them. और स्टार्टिंग से उनका क्या पैशन था कि जो ड्राइंग्स होती थी उनको बहुत ऑब्जर्व करते थे और उनकी कॉपी करने, मैगजीन्स एंड इलस्ट्रेशंस इन द मैगजीन्स। इलस्ट्रेशंस भी अ काइंड ऑफ पिक्चर्स हम बोल सकते हैं, उनको मैगजीन्स में देखते थे और कॉपी करने की कोशिश करते थे। As he grew up, he started drawing caricatures of his father and teachers, much to the amusement of his siblings and classmates. अब जो इनका क्या था कि जैसे जब ये बड़े हुए स्टार्टेड ड्राइंग, कैरिकेचर्स का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कार्टून ही होता है। तो उनकी जो पिक्चर्स हैं वो अपने फादर की पिक्चर बना दी, अपने टीचर्स की पिक्चर बना दी, जो अक्सर कर आप लोग करते हो, बच्चे करते नहीं कि पिक्चर लेके टीचर की ब्लैक बोर्ड पर बना दी। तो इस तरीके से बस मस्ती मजाक के लिए, अम्यूजमेंट के लिए। और वो अम्यूजमेंट किसके लिए था? उनके ब्रदर सिस्टर्स के लिए, उनके सिबलिंग्स के लिए, उनके क्लासमेट्स के लिए। तो बहुत कीन इंटरेस्ट था उनका ड्राइंग में, चीजों को क्रिएट करने में, पिक्चर्स को क्रिएट करने में। One of his brothers, Narayan, was a budding writer and Lakshman used to illustrate the stories his brother wrote. अब जो उनके जो भाई थे आर.के. नारायण, उनका उस टाइम में बडिंग राइटर थे। बडिंग राइटर से हम लोग समझ सकते हैं कि वो बिगनर थे राइटिंग के फील्ड में बिगनर थे। तो उनकी स्टोरीज को वो इलस्ट्रेट किया करते थे। जो आर.के. नारायण जो लिखते थे, उन स्टोरीज को इलस्ट्रेट करने का काम किसका था? उन स्टोरीज को इलस्ट्रेट करने का काम था आर.के. लक्ष्मण का। एंड दैट टाइम ही वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। जो आर.के. लक्ष्मण थे उस टाइम में, इसमें यहाँ मेंशन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो कॉलेज स्टूडेंट थे। और वो इलस्ट्रेट किस में करते थे? वो इलस्ट्रेट करते थे जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर अभी भी है, उस न्यूज़पेपर में वो इलस्ट्रेट करते थे। अब इलस्ट्रेट का मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रोवाइड पिक्चर्स, इस टाइप की पिक्चर्स बनाकर, ठीक है। तो जो कहानी वो लिखते थे उसका इलस्ट्रेशन का काम, यानी कि उसको इलस्ट्रेट करने का जो काम था वो किसका था? वो आर.के. लक्ष्मण का था। He was the best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It in the Times of India, which started in 1951. अब जो उनकी बेस्ट क्रिएशन जानी जाती है वो जानी जाती है कॉमन मैन। और इस टाइप की कार्टून स्ट्रिप्स यानी कि कार्टून इस तरह की पिक्चर्स जो हैं देना, यू सेड इट जिसका नाम था, वो पब्लिश होती थी उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। He was once married to Bharatnatyam dancer and film actress Kumari Kamla, but the marriage ended in divorce, and he later remarried another woman also named Kamla. His second wife wrote books for children. अब जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो पहली जो उनकी मैरिज हुई थी वो थी एक भरतनाट्यम डांसर थी और फिल्म एक्ट्रेस थी जिनका नाम था कुमारी कमला। फिर उनके साथ उनका डाइवोर्स हो जाता है और दोबारा से वो मैरिज करते हैं, और जिनसे वो दोबारा मैरिज करते हैं उनका नाम भी कमला था। और ये जो कमला थी वो क्या करती थी? बुक्स लिखा करती थी बच्चों के लिए। He was honored with Ramon Magsaysay Award in 1984 in the category Journalism, Literature and the Creative Communication Arts. अब इन्हें अवार्ड मिला। अवार्ड की मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो रामन मगसेसे अवार्ड जो ने मिला था वो 1984 में मिला था। किसकी कैटेगरी के लिए?
जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए। He suffered a stroke in 2003 which left him paralyzed on his left side. अब उन्हें स्ट्रोक आता है, वो कब आता है? 2003 में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। He suffered multiple strokes in 2010 and was keeping ill health since then. He died in Pune on 26 January 2015 at the age of 93. उसके बाद मल्टीपल स्ट्रोक्स का उन्हें सामना करना पड़ता है 2010 में, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है और फाइनली जो है उनकी डेथ हो जाती है 26 जनवरी 2015 में एट द एज ऑफ 93 की जब वो एज में आते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस हिज लिस्ट ऑफ अवार्ड्स। तो फर्स्ट जो ने अवार्ड की जो हम कैटेगरी है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। मगसेन रामोन मगसेसे अवार्ड आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस स्लाइड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो सबसे पहला जो उन्हें अवार्ड मिला था वो मिला था पद्म भूषण। अब पद्म भूषण क्या होता है? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण क्या होता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग। पद्म भूषण मीन्स होता है बेटा, इट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है रिपब्लिक इंडिया में है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये इनको मिला था 1973 में। उसके बाद इनको जो अवार्ड, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक इंडिया का, ये इनको मिला 2005 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर जर्नलिज्म ये मिला 2008 में, सॉरी 2008 में। उसके बाद है पुणे पंडित अवार्ड, he got this award in 2012. CNN IBN Indian of the Year Lifetime Achievement Award, he got this award in 2007. So this is the list of his awards that he got in his lifetime. उन्हें अपनी लाइफटाइम में, अपनी जिंदगी में जो अवार्ड्स मिले उनकी लिस्ट ये है, इंपॉर्टेंट थे, that's why I have discussed with you. Now we will discuss the introduction of the chapter. So students, let's start our introduction. The title of this chapter, Ishwaran the Storyteller, tells us that this story is about Ishwaran. अब जो इस चैप्टर का टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो हमें क्या बताता है? द स्टोरी इज अबाउट ईश्वरन, ईश्वरन के बारे में कहानी बताता है। ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर बिकॉज एट स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, ही इज गुड एट इट। अब ये जो है ईश्वरन क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टोरी टेलर। और स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना भी एक आर्ट है, एक कला है और उसमें वो बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। ईश्वरन यूजेस स्पेशल इफेक्ट्स, डज वॉइस मॉड्यूलेशन, यूजेस हिज बॉडी लैंग्वेज टू मेक द स्टोरी रियलिस्टिक सो दैट द लिसनर महेंद्रा गेट्स अट्रैक्टेड एंड कैप्टिवेटेड इन हिज स्टोरी। अब जो ईश्वरन है ना, जब भी वो कोई कहानी नरेट करता था तो बड़े इफेक्ट्स के साथ उसकी वॉइस में मॉड्यूलेशंस मिलते थे। मॉड्यूलेशंस का मतलब कह सकते हैं वेरिएशन इन टोन्स, यानी कि पूरे जो टोन में जो उतार चढ़ाव है उसको, और उसका ऐसा लगता था कि पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ, यानी कि पूरे फेस एक्सप्रेशंस के साथ, पूरे आई कांटेक्ट के साथ, पूरे हैंड मूवमेंट्स के साथ ऐसा लग रहा था कि पूरे अपने वो पूरी बॉडी से जैसे किसी कहानी को वो नरेट करता है, ताकि सुनने वाला जो लिसनर है उसे कहानी बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। और महेंद्रा जो है उसकी इसी जो स्टोरी टेलिंग से वो अट्रैक्ट हो जाता था और कैप्टिवेटेड मतलब बहुत एक इंटरेस्ट के साथ उसकी कहानी को सुनता रहता था। द राइटर वांट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन, दैट ही वाज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज दैट दे अपीयर टू बी रियल।
अब राइटर जो है इसी ईश्वरन की इसी क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो कहानी जो सुनाने में बहुत अच्छा है और उसकी कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे वो सच में है, सच्ची है, रियल है. His stories were a source of entertainment for Mahindra. और उसकी जो कहानियां थी ईश्वरन की वही महिंद्रा के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. बेटा यू विल गेट 2 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर ईश्वरन, सेकंड कैरेक्टर महेंद्रा, और अगर हम कैरेक्टर काउंट करें तो लास्ट में एक जो स्पिरिट का जो उन्होंने जो जिक्र किया है, जो बात है वो है. तो ये इन 3 चीजों के बारे में, इन 3 लोगों के बारे में लगभग इसमें बात हुई है. नाउ वी विल डिस्कस द थीम. द थीम ऑफ द स्टोरी इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो जो कहानी की जो थीम है वो क्या है? द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने की कला. A good story becomes interesting only when the narrator twists and turns the action to make the narrative surprising yet plausible. Plausible means appreciable, तारीफ करना या तारीफ के लायक कुछ होना. ठीक है, तो अब क्या है इसमें? A good story becomes interesting. एक कहानी तभी इंटरेस्टिंग बन सकती है जब नरेटर उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए, उसके एक्शन में चेंजिंग लाए, वो सरप्राइजिंग हो, लेकिन वो एक प्लॉजिबल हो, एप्रिशिएबल हो. ठीक है, जिसकी तारीफ की जाए, जिसको मतलब एक ऐसी कहानी कि जिसके सुन के बिल्कुल लोग कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड फील करें, उसमें बिल्कुल उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि वो चाहकर भी उस कहानी को छोड़ ना पाए. आगे पढ़ते हैं इसमें. ईश्वरन, अ मास्टर ऑफ दिस आर्ट, told gripping stories in a graphic and dramatic manner such that his listener listened to him in rapt attention and bewilderment. Rapt का मतलब होता है fascinated, bewilderment means surprising भी बोल सकते हैं और astonishment भी बोल सकते हैं. मतलब दोनों का एक ही है, आश्चर्यचकित होना. ठीक है, अब ईश्वरन जो है, जो स्टोरी टेलिंग में जो बहुत मास्टर है, ग्रिपिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग वे में उस चीज को ड्रामेटाइज कर देता है. अब देखो, जब कोई कहानी सुनाता है तो उसके पास या तो कोई प्रॉप हो, प्रॉप मतलब एक ऐसा टूल जिससे वो अपनी कहानी को रिप्रेजेंट कर सके, और अगर उसके पास प्रॉप नहीं है तो उसकी जो बॉडी है, जो उसके एक्सप्रेशन है, जो उसकी टोन है, वही उसको एक ग्राफिक और एक ड्रामेटाइजिंग वे में रिप्रेजेंट कर सकता है उस कहानी को. यानी कि सुनाने वाले का जो बोलने का तरीका है, उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वही उसको इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग बना दे, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे कि सामने वाला चाहकर भी उस कहानी को छोड़ ना सके. वो बिल्कुल कहना चाहिए कंपेल्ड हो जाए टू लिसन द स्टोरी, उस कहानी को सुनने के लिए. तो यहाँ पर भी यही है कि वो एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता था. दैट इज लिसनर लिसन टू हिम इन रैप्ट अटेंशन एंड बिविल्डरमेंट, कि उसके जो लिसनर हैं, जो सुनने वाले हैं उस कहानी को, वो बिल्कुल फैसिनेटेड अटेंशन के साथ सुने और बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाए, डम्बस्टक हो जाए उसके ट्विस्ट एंड टर्न से. वंस द स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट दैट ही रिकाउंटेड so terrified his master that he quit his job and left the haunted place. अब वो एक बार जो है वो कहानी सुनाता है, किसकी सुनाता है? एक फीमेल घोस्ट की. रिकाउंटेड मीन्स का मतलब होता है टेल. ठीक है, उसको बताता है उसकी फीमेल घोस्ट के बारे में. ही रिकाउंटेड सो टेरिफाइड हिज मास्टर. और इस कहानी को सुन के जो महेंद्र है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है. और ये सब सुनकर आगे क्यों घबरा जाता है और ऐसा क्या होता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देता है और उस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस समझकर छोड़ देता है. तो वी विल नो दीज थिंग्स इन द स्टोरी. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Another theme is that one must not let oneself be
influenced by superstitions like ghost or spirit unless one has a faint belief in one's own consciousness. देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। अब इसकी एक और थीम ये है कि one must not let oneself be influenced by superstition like ghost or spirit unless one has a faint belief in one's own consciousness. कोई घोस्ट और स्पिरिट के सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में तब तक यकीन नहीं कर सकता या तब तक इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता, जब तक कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीव, एक हल्का सा बिलीव, फेंट मीन्स वी कैन से जस्ट लाइट, ठीक है, बहुत एक हल्का सा, एक डल सा बिलीव जब तक उसके दिमाग में नहीं है तब तक वो उन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता। Mahendra believed that he had seen the female ghost because his subconscious seemed to have already accepted the presence of ghost and spirit. अब महेंद्रा को ये चीज लगने लग जाती है कि उसने उस घोस्ट को देखा था क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, ठीक है, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था किसकी प्रेजेंस को, घोस्ट और स्पिरिट को। अब इसमें देखो कहने का मतलब क्या समझाने की कोशिश की गई है उसको समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से मतलब दिमाग के किसी न किसी एक हिस्से में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी तौर पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि स्पिरिट और घोस्ट होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसीलिए जब ईश्वरन उसको कहानी सुनाता है घोस्ट और स्पिरिट की तो उसको वैसी चीजें फील होने लग जाती हैं कि नहीं घोस्ट और स्पिरिट हैं और उनको उसकी प्रेजेंस का एक जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस होने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब वो कैसे एक्सपीरियंस होता है वो हमें कहानी में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये एक और थीम है। नाउ वी विल डिस्कस थीम नंबर 2। नोबडी इज फ्री फ्रॉम फियर्स। कोई भी डर से अछूता नहीं है, डर सबको लगता है। एवरीबडी एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट बट फील्स हेजिटेंट टू एक्सप्रेस दिस ट्रुथ ओपनली। अब सबको ये है, सारे लोग मानते हैं किसकी प्रेजेंस को, घोस्ट और स्पिरिट की प्रेजेंस को, लेकिन इस चीज को ओपनली और फ्रैंकली एक्सेप्ट करने में हेजिटेट फील करते हैं, हिचकिचाते हैं। इफ फियर्स लाइज इन आवर हार्ट वी शुड ट्राई टू नो द प्रॉपर कॉज ऑफ दिस फियर। अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है तो हमें उस डर का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। इन फियर we may take some wrong decisions and put our lives into problems. डर के चलते कभी कभार हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं और अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। Therefore we have to be bold enough to make good decisions in all circumstances. इसीलिए हमें अपनी लाइफ में बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से डिसीजन ले सके, अच्छे निर्णय ले सके अपनी लाइफ की किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थीम। नाउ वी विल स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर समरी ऑफ द चैप्टर। सो आई हैव गिवन सबटाइटल्स फॉर द समरी आल्सो, सबटाइटल्स भी दिए हैं। तो पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ईश्वरन। दिस इज अ स्टोरी अबाउट महेंद्रा, अ जूनियर सुपरवाइजर एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड हिज कुक ईश्वरन। तो ये कहानी किसकी है, महेंद्रा की है, महेंद्र की है, जो कि जूनियर सुपरवाइजर है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। अब ये सुपरवाइजर का मतलब क्या है, सुपरवाइजर मीन्स अ पर्सन हु सुपरवाइजेस पर्सन और एन एक्टिविटी, जो किसी चीज को देखरेख करने का काम करता है। तो अगर इस स्टोरी को समझने की कोशिश की जाए तो अगर आप इसके टेक्सचुअल पार्ट को पढ़ोगे तो यू विल गेट अ वन लाइन दैट द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा। कि ये जो कहानी है गणेश को सुनाई जाती है। कौन सुनाता है ये कहानी, महेंद्रा सुनाता है, ठीक है। तो और ये तो हम अगर इस जगह नरेटर समझें तो वो महेंद्रा है, ठीक है। तो ये जो कहानी है किसके बारे में, महेंद्रा के बारे में, महेंद्र के बारे में जो कि जूनियर सुपरवाइजर है, और उसके कुक ईश्वरन के बारे में है। महेंद्रा हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एज इट वाज द नेचर ऑफ द जॉब।
अब महेंद्रा की जो थी वो एक ट्रांसफरेबल जॉब हम लगा सकते हैं, जिसका एक जगह से दूसरी जगह जिसका जाने का काम था. But he had fortunately an expert caretaker, Ishwaran, who cooked his meals, washed his clothes and chatted with him at night. लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली जो महेंद्र के पास क्या था, एक एक्सपर्ट केयर टेकर था, देखभाल करने वाला था. वो कौन था? ईश्वरन था, जो कि खाना भी बनाता था, उसके कपड़े भी वॉश करता था, उसके क्लोथ को भी वॉश करता था और रात को उसके साथ बैठ के बातें भी करता था. Ishwaran was very fond of reading Tamil thrillers during his spare time. अब ईश्वरन को बहुत जो था शौक था तमिल थ्रिलर्स सुनने का अपने फ्री टाइम में. अब थ्रिलर्स का मतलब हम कैसे लगा सकते हैं? अ नोवेल, प्ले और फिल्म विद एन एक्साइटिंग प्लॉट टिपिकली इन्वॉल्विंग क्राइम, जिसमें किसी कोई क्राइम हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ऐसे टाइप की कहानी है जिसे हम थ्रिलर कंसिडर कर सकते हैं. As a result, he innovated his own thrillers and would tell about it to Mahindra. अब इसके रिजल्ट के फॉर्म में क्या होता है कि वो अपनी खुद से कहानी जो है इनोवेट करने लगता है. खुद से कहानी, इनोवेट का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ अपनी नई कहानियां बनाता है, थ्रिलर स्टोरीज, और वो किसको सुनाता है? महेंद्रा को. महेंद्रा यूज्ड टू हियर पेशेंसली विदाउट फाइंडिंग एनी लूप होल्स इन द स्टोरी. लूप होल्स का मतलब बोलते हैं मीन्स एन एम्बिग्विटी, मतलब क्लियर ना होना किसी चीज का. और महेंद्रा भी बड़ी ही आराम से, बड़ी ही शांति से उसकी कहानी को सुनता है, बिना कोई दिक्कत परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के. ठीक है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईश्वरन इन द चैप्टर, इन द स्टोरी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, yes, this is the second slide of the summary. तो फर्स्ट टाइटल जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन, यानी कि कहानी जिस हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वैसे ही मैंने 3 टाइटल्स, सब टाइटल्स दे रखे हैं. अब है स्टोरी अबाउट टस्कर. अब टस्कर से मतलब यहाँ एक एलिफेंट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं. ईश्वरन ऑफन इन हिज स्टोरीज नरेटेड अबाउट एलिफेंट्स. वो अपनी कहानियों में अक्सर कर किस चीज का जिक्र करता था? एलिफेंट्स का. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ स्टोरी ऑफ अ मैड एलिफेंट दैट एस्केप्ड फ्रॉम जंगल एंड एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अब वो कहानी में क्या बताता है कि ही टोल्ड अ स्टोरी ऑफ अ मैड एलिफेंट, कि एक मैड एलिफेंट है, वो जंगल से बच निकलता है और कहाँ एंटर कर जाता है? स्कूल ग्राउंड में, where children were playing, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे. Children and teachers ran helter and skelter to save their lives. अब जो टीचर और जो चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट्स है, वो हेल्टर एंड स्केलेटर का मतलब होता है इन अ डिसऑर्डरली हेस्ट, हड़बड़ी में यहाँ से वहां भागने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए. हेल्टर एंड स्केलेटर का मीनिंग मैंने बता ही दिया आपको, इन डिसऑर्डरली हेस्ट. ईश्वरन टोल्ड दैट ही ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम अ टीचर एंड फेस्ड द एलिफेंट विद ब्रेवरी. अब ईश्वरन महेंद्रा को क्या सुनाता है कि उसने टीचर से केन को ले लिया और बहुत ही करेजियसली, बहुत ही ब्रेवली किसको फेस किया? एलिफेंट को. द एलिफेंट वाज स्टन्ड व्हेन ही हिट द एलिफेंट्स थर्ड टो नेल. अब एलिफेंट जो है ना बिल्कुल डम स्टक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है जब उसकी थर्ड टो नेल पर जो है हिट करता है. कौन करता है? ईश्वरन, उस केन से. द सीक्रेट वॉज इफ द एलिफेंट इज हिट देयर हिज नर्वस सिस्टम गेट्स पैरालाइज्ड. और सीक्रेट क्या था कि उसके बेहोश हो जाने का या गिर पड़ने का, कि उसका जो नर्वस सिस्टम है एलिफेंट का वो पैरालाइज्ड हो जाता है, इसलिए वो गिर पड़ता है. यानी कि वो दिखाता है कि कितना ब्रेवली, कितना करेजियसली उसने एक मैड एलिफेंट को फेस किया. नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी which is very important from the point of view of question and answers. Finally, one day, talking about spirits of the ancestors, Ishwaran began to talk of ghost. अब इसमें तो नहीं दिया हुआ समरी में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ
कि अब एक बात क्या होता है, एक रात को जो ईश्वरन है बड़ा टेस्टी सा खाना बनाता है महेंद्र के लिए, अपने ऑनर के लिए। तो और खाना खाने के बाद उसका जैसे एज यूजुअल रूटीन था कि वो कहानियां सुनाता था महेंद्र को, और महेंद्र बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको सुनता था, तो वो कहानी सुनाना शुरू करता है। और उस रात वो कहानी सुनाता है स्पिरिट की। एंसेस्टर्स मीन्स होते हैं फोर फादर, हमारे पूर्वज, और घोस्ट की। तो ईश्वरन जो है वो कहानी सुनाना शुरू करता है। He said that the place where they had their shade was once a burial ground. अब वो बताता है कि जहां पर वो लोग रह रहे हैं वो प्लेस पहले क्या था, पहले वो प्लेस बरियल ग्राउंड था ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरियल ग्राउंड? एन एरिया ऑफ ग्राउंड सेट असाइड फॉर बरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज, यानी कि जहां इंसानी जो डेड बॉडीज होती है उनको बर्ड किया जाता है, दफनाया जाता है, वो होता है बरियल ग्राउंड। तो वो क्या बताता है कि जहां हम लोग रह रहे हैं ना, पहले वहां पर एक बरियल ग्राउंड था, वहां लोगों को दफनाया जाता था। He also had come across ghost but he was not scared of them. वो कहता है मेरा भी कई बार घोस्ट से, भूतों से सामना हुआ है, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं घबराता नहीं था, या मैं घबराया नहीं। He told Mahendra about a woman ghost seen only on a full moon night. अब वो महेंद्र को क्या बताता है, एक वुमेन घोस्ट के बारे में जो अक्सर कर, या उसने उसे कब देखा था, फुल मून नाइट में। She moaned and carried a fetus in her arms. अब मोन का मतलब क्या होता है, मेक अ लॉन्ग लो साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग, जिसे हम हिंदी में करहाने की आवाज बोलते हैं। She moaned and carried a fetus in her arms. और वो क्या करती है, वो उसकी she produced a kind of mourning sound. वो करहाने की आवाज निकालती है और उसके हाथ में एक फीटस होता है, फीटस, और वी कैन से अ काइंड ऑफ बंडल। अब फीटस का मतलब क्या होता है, अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब जो बेबी होता है, जब वो मदर की वूम में होता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। वो अनबॉर्न बेबी है, वो पैदा नहीं हुआ, तो वो वैसा कुछ बंडल सा लेकर उसके हाथ में वो अक्सर कर होता है। दिस टेरिफाइड महेंद्रा सो मच दैट ही फाइनली थॉट ऑफ दैट वुमेन घोस्ट ऑन अ फुल मून नाइट। और ये सारी बातें सुन के महेंद्रा इतना घबरा जाता है कि सोचने लगता है कि फुल मून नाइट पे वो दिखाई देगी, और कोइंसिडेंटली उस दिन फुल मून नाइट ही होता है। He could hear a low moan outside his window. और वो क्या सुनता है, एक मॉर्निंग साउंड सुनता है, करहाने की आवाज सुनता है अपनी विंडो के पास में। He peeped from his window and there stood the ghost of the woman. और वो जो है बहुत ही केयरफुली, बहुत ही क्विकली देखता है बाहर। पीप का मतलब होता है लुक क्विकली, झांकता है अपनी विंडो के बाहर, और वो क्या देखता है, वहां वो देखता है उस वुमेन घोस्ट को। He flung himself down and found that he was often dreaming of that woman ghost. Flung का मतलब होता है, flung जो है वो सेकंड फॉर्म है fling की, इसका मतलब होता है थ्रो। तो फटाफट से जैसे ही वो देखता है बहुत घबरा जाता है, और फटाफट से अपने बेड पे आके चुपचाप लेट जाता है, और उसके बारे में ड्रीमिंग मतलब सोचने लग जाता है। मतलब वो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता। He was completely terrified. Ishwaran used to ask grinning at Mahindra, "Sir, you were angry. Wait a minute. You were angry with me the other day when I told you about the ghost, but didn't you see her yourself last night?" अब यहाँ पर जब रात जैसे तैसे गुजर जाती है महेंद्रा की, और महेंद्रा अभी भी बहुत घबराया हुआ, बहुत ही नर्वस होता है, और ईश्वरन उससे क्या पूछता है कि सर आप मुझसे गुस्सा कर रहे थे ना उस रात को। वेट, तो महेंद्रा उसको क्या, ईश्वरन क्या बोलता है
कि सर आप मुझसे नाराज हो रहे थे ना, गुस्सा कर रहे थे उस दिन को, उस बार समय जब मैंने आपसे कहा था उस घोस्ट के बारे में, पर लेकिन लास्ट नाइट आपने उसको खुद अपनी आंखों से देखा था ना। Mahendra never used to listen to Ishwaran's question and finally decided to resign from his job and leave that haunted place. अब महेंद्र उसकी बातों को महेंद्र बिल्कुल भी नहीं सुनता, और क्या उसके क्वेश्चंस को वो सीरियसली नहीं सुनता। वो इतना ज्यादा ऑलरेडी घबराया हुआ था, उसकी हालत खराब थी डर से, और वो फाइनली अपने जॉब से रिजाइन दे देता है, उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देता है। That is all about the summary of the chapter Ishwaran the Storyteller. Now move to the next slide. Title. Justification of the title. Mahendra the narrator had a servant named Ishwaran. I is missing. ईश्वरन क्योंकि महेंद्र के पास जो है नरेटर है हमारी कहानी का, मैंने पहले भी बताया आपको अगली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में, उसका सर्वेंट का नाम है ईश्वरन। ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र बाय विलिंग हिज मैनी स्टोरीज, कई सारी कहानियां सुनाकर। मोस्ट ऑफ स्टोरीज वर फुल ऑफ सरप्राइज एंड थ्रिल, ज्यादातर कहानियां उसकी सरप्राइज और थ्रिल से भरी होती हैं। He narrated the smallest incident in detail, छोटी से छोटी बात को एक बहुत ही ड्रामेटाइज वे में रिप्रेजेंट करना उसका काम है ईश्वरन का। He was very imaginative, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन से भरा हुआ है। महेंद्र ऑलवेज enjoyed his stories, और महेंद्र हमेशा उसकी कहानियों को बहुत एंजॉय करता था। So it is appropriate to name the lesson as Run the Storyteller, इसीलिए जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल appropriate है। Now move to the message. Now, message. The story gives the message that unnatural world of ghost and spirit is merely a figment of our imagination. अब ये जो कहानी है वो हमें क्या मैसेज देती है कि जो अननेचुरल वर्ल्ड है घोस्ट और स्पिरिट का, merely means only, हमारी figment of imagination है। Now what is the meaning of figment? Figment का मतलब बेटा होता है a thing that someone believes to be real but that exists only in their imagination, जिसे लगे तो सही कि बात सही है लेकिन वो होती नहीं, वो केवल हमारी इमेजिनेशन तक ही होती है। तो ये सब the story gives the message that the unnatural world of ghost and spirit is merely a figment of imagination. एक बार लाइन को दोबारा पढ़ लेती हूँ। The story gives the message that the unnatural world of ghosts and spirits is merely a figment of imagination. अब ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि जो अननेचुरल वर्ल्ड है घोस्ट और स्पिरिट का, ये केवल हमारी एक इमेजिनेशन है, हमारी एक खुद की कल्पना है। If we allow our hidden fears to take concrete shape and start believing in ghost and spirit, our life would get disturbed. वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने डर को परमिशन देंगे कि वो एक कॉन्क्रीट मीन्स रियल, एक सॉलिड शेप ले सके और बिलीव करने लगेंगे घोस्ट और स्पिरिट में, तो हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। Mahindra was good at his job as a supervisor but had to quit because he allowed his fears to overpower his rational self. अब जो महेंद्रा था वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था एज अ सुपरवाइजर, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो अपने फियर्स को ये परमिशन देता है कि वो उस पर ओवर पावर करें, उस पर ओवरकम वो खुद नहीं कर पाता, बल्कि उसका डर उसको ओवरकम करने लग जाता है, उस पर हावी होने लग जाता है, उसकी रैशनल थिंकिंग पर, उसकी प्रैक्टिकल थिंकिंग पर, यानी कि वो प्रैक्टिकल होके सोच नहीं पाता। एंड फाइनली ही हैड टू क्विट हिज जॉब, और उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। दिस इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर। बेटा, whenever we read a chapter we have to cover certain points. First of all, we have to understand the theme of the chapter, we have to understand the title, and we have to understand the message of the chapter. So finally we have completed the chapter, the Ishwaran the Storyteller. I hope you have enjoyed the video, and if you have any doubt, any problem, you can ask in the group or make a call.
So this is all about your chapter, Ishwaran the Storyteller. Thanks for watching. Thank you.